बजट के आने की आहट पे मैं एक गीत सुन रहा था कि दुख भरे दिन बीते रे भैया, सुख भरे दिन आयो रे, गीत नया गायो रे। क्योंकि बजट नया आयो रे और आज हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट प्रस्तुत किया। इस बजट से जो उम्मीदें थी वो इसलिए पूरी होती नज़र नहीं आ रही क्योंकि पिछले साल जो वैश्विक महामारी और कोविड के प्रभाव अर्थव्यवस्था पर पड़े हैं, चरमराती हुई अर्थव्यवस्था यद्यपि पहले तिमाही में 23% जीडीपी डाउन चली गई थी और अब हमें ये बताया गया कि -7.7% जीडीपी रहेगी। और ये भी आईएमएफ की उम्मीद जगा दी कि अगले साल हम 11% पर जाएंगे। 11% पर जाने का मतलब हम 18-19% ग्रो करेंगे। ऐसा संभव नहीं लगता इस बजट के प्रस्तुतिकरण से, क्योंकि बजट के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक मांग पक्ष और एक पूर्ति पक्ष। जिस पिछले साल में एक तरफ एक घंटे में एक परिवार की 90 करोड़ आमदनी बढ़ी हो और दूसरी तरफ 1.70 लाख लोग बेरोज़गार उसी घंटे में हुए हों, करोड़ों की बेरोज़गारी और कुछ चंद अरबपति बने हों, उनमें के टाइप डेवलपमेंट को वी टाइप डेवलपमेंट लाना उम्मीद थी बजट से आएगी। इसमें कोई संदेह नहीं कि आर्थिक सर्वेक्षण का प्रभाव दिखाई दिया है बजट पे। इस बजट में पूंजीगत जो खर्चा है वो 4.12 लाख करोड़ रुपया, जिससे अर्थव्यवस्था को मजबूती दीर्घकाल में मिलेगी। आज ज़रूरत है लोगों के हाथों में क्रय शक्ति देने की, लोगों के हाथों में स्पेंडिंग पावर बढ़ाने की। और स्पेंडिंग पावर बढ़ती है जब लोगों को रोज़गार मिले, आय मिले। रोज़गार के क्या साधन मुहैया कराए हैं, ऐसे कोई सुदृढ़ उपाय इस बजट में नज़र नहीं आते हैं। जो ये एक अपने आप की प्रशंसा की गई है कि हमने टैक्स डायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर बदला और उसमें आईटीआर 6.8 करोड़ लोगों ने भरी। ये भी है कि उसमें से वास्तव में इनकम टैक्स कितने लोगों ने दिया, केवल 2.5 से 3 करोड़ लोगों ने टैक्स दिया। इस बजट में उम्मीद थी कि कोई टैक्स स्ट्रक्चर में चेंज आएगी, मगर केवल एक 75 साल से ऊपर के सीनियर सिटीजन को आईटीआर भरने से फ्री कर देना और छोटे करदाताओं के लिए टैक्स ट्रिब्यूनल बना देना, ये कदम हैं जो अट्रैक्टिव हैं। और पिछले वर्ष फेसलेस सिस्टम बनाने की बात भी की गई है, मगर करदाताओं के हाथ में जो स्पेंडिंग पावर कुछ छोड़ने की बात थी, क्योंकि उनका जो डीए फ्रीज़ हुआ पड़ा है, 1.5 साल तक फ्रीज़ रहेगा। उनकी इनकम कम हो रही है, इनकम कम होने से स्पेंडिंग पावर कम है, बाज़ार में मांग कम है। ये कह दिया गया कि ऑटो सेक्टर की डिमांड बढ़ी, वो पेंट अप डिमांड बढ़ी है जो कोविड के कारण दब गई थी। टूर्स एंड ट्रेवल्स दबा हुआ था। हेल्थ सेक्टर को कुछ उभारने का प्रयास किया गया है, मगर जो ये बात बार बार अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि हेल्थ सेक्टर पे हम जीडीपी का 2.5% खर्च करें, वो बात उस बात पे ये बजट खरा नहीं उतरता। लेह लद्दाख में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोल देना और हायर एजुकेशन हायर एजुकेशन के लिए एक संगठन का गठन कर देना और 100 सैनिक स्कूल खोल देना, ये एजुकेशन सेक्टर की मुख्य बातें हैं जिसमें इस कोविड-19
के कारण जो एजुकेशन सेक्टर पे दबाव आया है उसको उभारने के लिए क्या प्रयास किया गया ये वो स्पष्ट नहीं है। ये मैं मानता हूँ कि पूंजीगत खर्चे बढ़ाने से दीर्घकाल में कहीं मांग बढ़ेगी, मगर मांग तो आज जिएंगे, वर्तमान में मांग बढ़ेगी तो भविष्य में हम आगे जा सकेंगे। एमएसएमई के लिए स्टार्टअप्स को टैक्स हॉलिडे देना अच्छी बात है, मगर ये एक मुख्य बात जो कमी नज़र आती है, जो गुड गवर्नेंस गवर्नमेंट कहती है, वो गवर्नेंस 1,75,000 करोड़ रुपए 1,75 करोड़ जो डिसइन्वेस्टमेंट से लेना, ये सार्वजनिक क्षेत्र को कम करना ये उपयुक्त नहीं है। एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए ई नैम मंडियाँ इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ है, उस और कोई बात की नहीं गई छोटे किसानों के लिए, मगर ई नैम मंडियों को बढ़ाने की बात की गई है। कुल मिला के बजट से जो उम्मीदें थी इस पेंट अप डिमांड की अवस्था में वो पूरी उतरती नज़र नहीं आती हैं। अपेक्षाएं उपेक्षाओं में बदलती नज़र आ रही हैं।